स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में कुछ आगे के टॉपिक्स की और बात करेंगे। इससे पहले हमने क्या कहते हैं आवेश के बारे में और आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। किसी वस्तु को कैसे आवेश करते हैं इसके तरीके डिस्कस किए थे। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे वो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, जिसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, और आवेश के मूलभूत गुणधर्म की बात करने वाले हैं। ठीक है, आवेश के मूलभूत गुणधर्म में तीन गुण है। एक तो योज्यता का है, एक संरक्षण का है, एक क्वांटमीकरण का है। ठीक है, तीनों गुण के बारे में पढ़ेंगे। और स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आवेश क्या होता है। ठीक है, तो हमने आवेश के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको ध्यान है तो एक बार जल्दी से आप अपने आप से बताइए कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश हमने क्या बताया था कि आवेश किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वो विद्युत बल अप्लाई करता है, लगाता है, या विद्युत बल का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी वजह से वह विद्युत बल लगाता है या फिर विद्युत बल का या विद्युतमय बल का अनुभव करता है। ठीक है, सिंपल जी आवेश की डिफिनेशन हो गई थी। अब आवेश पता होगा आपको, दो तरीके का होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। अच्छा, आवेश का एक बात यहाँ पे और ध्यान रखिएगा आप लोग कि आवेश के लिए तो ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मूल कण इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होता है। ठीक है, एक बात ये खास ध्यान रखिएगा कि जो मूल कण होता है इलेक्ट्रॉन, वही आवेश से जिम्मेदार होता है। जैसे आपको पता होगा कि जो ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मान लिया, ठीक है, इसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं, मान लेते हैं ये ऑर्बिट, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, ऐसे कई सारे ऑर्बिट होते हैं ना। इन सारे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, प्रोटॉन कहाँ पे बैठा होगा, प्रोटॉन जो है वो इसके अंदर बैठा होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस से हमको प्रोटॉन निकालने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और इजीली एक प्रोटॉन यहाँ से निकाल भी नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन को बाहर से निकाल भी सकते हैं और बाहर से किसी ऑर्बिटल को हम डाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से हमने निकाल दिया तो जो आपका न्यूट्रल उदासीन उदासीन अणु होता है या तत्व होता है, ठीक है, एटम होता है, नाभिक होता है, एटम मतलब परमाणु होता है। तो अगर आप बस उदासीन परमाणु होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन हैं, ठीक है, बाहर की ऑर्बिट में जितनी भी ऑर्बिट बाहर है उनमें सब में क्या होगा, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब सिंपल सा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसा है वो, उदासीन। अब आप सोचो किसी तरीके से हमने क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर पॉजिटिव चार्ज जो धनात्मक चार्ज वो बढ़ गया तो फिर ये पूरा परमाणु कैसा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो अगर पूरा परमाणु जो है धनात्मक है, मतलब क्या होगा, इसमें धनात्मक आवेश आ गया। और वही एज्यूम करो कि अगर हमने कहीं से कोई चार्ज लाया और उसके ऊपर डाल दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं इस तरह के डाल दिया, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हो गए तो जाहिर सी बात है उसमें क्या आ गया, एक ऋणात्मक चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रॉन ने मान बढ़ाया था तो एक ऋणात्मक चार्ज आ गया, मतलब परमाणु जो कैसा चार्ज हो गया, ऋणात्मक चार्ज हो गया, उसमें ऋणात्मक आवेश आ गया। ठीक है, एक ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर होगी, एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियों में हमने एक घर्षण पढ़ा था। ठीक है, कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, कि जो मूल कण होते हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन को ही आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसमें, तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ही आ सकता है, प्रोटॉन निकल के बाहर नहीं आ सकता है, और प्रोटॉन कहीं से उसमें अंदर भी नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मतलब सिंपल क्या है कि अगर आप दो वस्तुओं को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होता है और ये वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित हो जाती हैं।
ठीक है, दोनों वस्तुओं के बराबर तथा विपरीत आवेश उत्पन्न होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब इसके कई सारे एग्जांपल दिए हैं, आपको करना क्या है, जस्ट वीडियो को पॉज करना है और ये एग्जांपल्स रीड कर लेना है। ठीक है, जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है जो उड़ान भरते समय या उतरते समय जो एरोप्लेन्स होते हैं, वायुयान होते हैं, उनके टायर आविष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम पहले स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो इस टायर से इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, समस्या के समाधान के लिए हम जो टायर्स हैं उनको एक विशेष पदार्थ का बनाते हैं ताकि वो आवेशित ना हो पाए। ठीक, ये सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो दिए हुए इसमें। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि क्या कहते हैं, जब पानी बरसता है, ठीक है, तो बादल गरजते हैं। ठीक है, तो पहले तो क्या आता है, जो लाइट है, ठीक है, वो पहले आती है, साउंड थोड़ी देर बाद आता है। ठीक है, साउंड क्यों आता है, साउंड आने के पीछे रीजन क्या होता है कि दो बादल जो है आपस में रब होते हैं। ठीक है, जो आपके दो बादल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं, जिनसे फिर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वहां पे स्पार्किंग होती है, तो लाइट पहले जाती है और जो आवाज प्रोड्यूस होती है वो आवाज जो होती है वो बाद में देती है। तो ये इसमें दिया हुआ है कि बादल आपस में रगड़ने पर घर्षण द्वारा विचलित हो जाते हैं, इसीलिए आपको लाइटनिंग दिखती है, बिजली दिखती है। ठीक है, एमोराइड की छड़ है, उसको ऊन से रगड़ने पर वो छड़ चलती है, ऋणावेशित जाती है, तथा ऊन जो होता है धनावेशित जाता है। ऐसे कंघी वाला एग्जांपल है। ठीक है, ये हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब आवेश समझा रहे थे, तो हमने ये एग्जांपल वहां पे डिटेल में डिस्कस किया। तो घर्षण के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, तो फर्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेरण के द्वारा। ठीक है, तो आपको बताया था ना 3 तरीके थे, तो इसमें एक आपका क्या था, घर्षण के द्वारा, दूसरा क्या था, प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण क्या था, मैंने 2 तरीके बताए थे। एक मेथड 1 है, मेथड 1 में क्या था कि आप एक 2 ग्लास लेंगे, जैसे ये इनिशियली कैसा था, ये अनचार्ज था, ये इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है, पहले कैसा था, ये इस पे कोई चार्ज नहीं था, पहले इसमें चार्ज था वो कितना था, 0, तो चार्ज उससे 0 था, तो हम कहेंगे इसके नियर हम ये लेके आए। ठीक है, ऐसा समझो कि यहाँ पे तुम ये एग्जांपल यहाँ समझो कि इसके इधर हम पॉजिटिव चार्ज लेके आए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज लाने से पहले इस पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम थे। ठीक है, लाने के बाद भी सेम ही थे। जैसे पहले इसमें क्या था कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों था, लेकिन उसको हमने ग्राउंडेड कर दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ग्राउंडेड किया, तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से आकर के क्या करते हैं, इसको उदासीन कर देते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज है उनको खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या बचता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचता है। और फिर हमने ये वाली रॉड ली, उसको हटा दी, तो फिर क्या होगा, पूरा नेगेटिव चार्ज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पे तो यहाँ पे था ना, नेगेटिव चार्ज बना हुआ था, आपने क्या ग्राउंडेड कनेक्शन हटाया, तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्रेरणा का एग्जांपल था। ऐसे दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपने 2 बॉल कांटेक्ट में रखी है, ठीक है, तो और उसके पास पहुंच चले गए, तो सारे इस दोनों स्फीयर में जो टोटल चार्ज नेगेटिव होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव मानेंगे सारे उधर चले गए, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, तो ये इसका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव हो तो हमने क्या किया, इसको यहाँ रख दो, इसको हटा दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, और फिर इसको हटा दिया, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये मेथड 1 था और मेथड 2 था, ये भी हमने क्या किया, डिटेल में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अब लोग और आगे बात करते हैं चालन विधि। ठीक है, या इसको स्पर्श मेथड भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्श विधि भी कहते हैं, स्पर्श द्वारा भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्श द्वारा कैसे, तो सिंपल, अगर आपके पास कोई भी आवेशित वस्तु है, ठीक है, उसको आप किसी दूसरी अनचार्ज जो अनावेशित वस्तु है उससे कांटेक्ट में लेके आएंगे, उससे स्पर्श करा देंगे, तो कुछ चार्ज धन जो आवेशित वस्तु है उससे क्या होगा, निकल के अनावेशित वस्तु में चला जाएगा। कितना चार्ज जाएगा इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, जब हम कहते हैं विभव पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे कि वो चार्ज तब तक ट्रांसफर हो जाएगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा ना, पानी अगर यहाँ पे बड़ी सी टंकी है, सपोज यहाँ पानी यहाँ से भरा है, यहाँ पे आपके पास इसी साइज की छोटी सी टंकी है, तो हमने क्या किया, इसको छोटी सी पाइप से ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ से निकल के यहाँ तक आएगा, कब तक आएगा, जब तक दोनों का लेवल कैसा हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, चार्ज होगा वो हाई, जिससे ज्यादा चार्ज वहां फ्लो करके कम चार्ज ले पाएगा, कब तक आएगा, जब तक दोनों का विभव बराबर हो जाए। ध्यान रखिएगा, जब तक दोनों का विभव बराबर हो जाए। तो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि क्या था, इसको हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं, और ये इसका एक और नाम है, वो नाम भी देख लेते हैं जल्दी से, स्वर्ण पत्र, मतलब हिंदी वाला नाम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी। ठीक है, मैं भी आपको ये नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं रीड नहीं करा रहा हूँ कि आप रीड कर लो, समझो चीजों को समझो होता क्या है इसमें। तो इसमें सिंपल सी क्या चीजें हैं कि आपके पास एक बॉटल होती है, ठीक है, बॉटल इन सेंस ऐसे एक बॉटल बना लो, कोई भी ऐसे जल्दी से, यहाँ पे डायग्राम के सामने बना हुआ है, फिर भी आपको समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ।
ठीक है। उसमें क्या हुआ कि हमने कंडक्टिंग रॉड डाल दी। ये रॉड कैसी है, कंडक्टिंग है, इसकी दो एंड पे लीफ लगी हुई। अगर यही लीफ क्या कहते हैं, गोल्ड की होती है, तो उसे हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अगर ये लीफ गोल्ड की नहीं होती है तो हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं, विद्युतदर्शी बोलते हैं। ये ऐसे दो लीफ लगी हुई, पतली पतली दो लीफ लगी हुई। यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ, कंडक्टिंग नॉब, जो इसको इससे कनेक्ट करता है, और बीच में यहाँ पे हमने क्या किया, कॉर्क लगा दिया जिससे ये रुकी है। ठीक है, आपको दूसरे वर्ड कर देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे हमने नॉब लगा दी, ठीक है। नॉब मतलब क्या है, इसको रोकने के लिए कि ये भागे ना, मूवमेंट ना करे, तो ये नॉब लगा दी यहाँ पर। नॉब मतलब कॉर्क बोल दो, कॉर्क लगा दे, कॉर्क लगा दो, कॉर्क से भागेंगे, नॉब तो ये कॉर्क बोलते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे कॉर्क लगा दी, ये चीज, ठीक है। तो ये जो डिवाइस बन गया है क्या है आपके पास, इसी को हम विद्युतदर्शी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कैसे वर्क करता है वो भी समझो। जैसे कोई भी चार्ज और इसके पास लेके आए, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इसके पास लेके आए, तो जैसे ही पॉजिटिव इससे कांटेक्ट में आएगा, हमने बताया ना इससे पहले जैसे हमने पढ़ा था, चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा, तो जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा होगा क्या, जैसे इसको इससे कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ से पॉजिटिव निकल कर यहाँ पहुंच जाएगी, और पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। जब भी किसी कंडक्टर में हम चार्ज देते हैं वो फैल जाता है, फैल के पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश करता है। तो ये चार्ज जो यहाँ से निकलेगा वो क्या होगा, होते हुए इस पूरे दोनों लीड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये दोनों लीड्स पे जाएगा, तो दोनों लीड्स पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आ गया। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो एक समान सजातीय नेचर के जो चार्ज होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल करते हैं। और जो विजातीय होते हैं, मतलब एक जैसे नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दूसरे एक दूसरे को रिपल करेंगे, तो रिपल मतलब लीव्स ऐसे फैल जाएंगे। तो लीव्स अगर फैल गए, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो वस्तु है वो कैसी है, आवेशित है, ठीक है। यहाँ पे इसको समझते हैं कि सिंपल सा विद्युतदर्शी होता क्या है, एक सिंपल सा सरल सरल उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पे आवेश की स्थिति का पता लगाया जाता है, या आवेश की स्थिति को ज्ञात किया जाता है, ठीक है। वही सिंपल इसमें दिया हुआ है कैसे वर्क करता है, तो यहाँ से इसकी वर्किंग है, ये आपकी उसकी वर्किंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। जब एक आवेशित वस्तु इसकी धात्विक घुंडी, ये धात्विक घुंडी होती है इसकी, उसमें संपर्क लाते हैं तो कुछ आवेश स्वर्ण पत्तियों पर स्थानांतरित हो जाता है। अब जैसे स्वर्ण पत्तियां में बोल दिया कि क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, ठीक है। तो सिंपल था। अब यही चीज है, इसमें आप सिंपल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब अच्छा सिंपल सा यहाँ पर नेगेटिव लेके आ जाओ, तो स्वर्ण पत्ती क्या होती है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, खत्म हो जाता है, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। यहाँ पे पत्तियां जो है आपस में से नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, इसके लिए नेगेटिव चार्ज आते हैं, तो पत्तियां नष्ट कम हो जाती है, तभी हमको पता चलेगा कि कोई चार्ज उसके पास आई है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको अनचार्ज करने का तरीका होता है, जैसे इसको हमने ग्राउंड से रेफरेंस कर दिया, तो जो भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा वो ग्राउंड में चले जाएंगे, फिर से कैसा हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा और अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से विद्युतदर्शी आपको क्लियर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। विद्युतदर्शी को हम सौर पत्र विद्युतदर्शी भी बोलते हैं, नाम उनके कंफ्यूज मत होइएगा, सेम ही चीज है, ठीक है। सौर पत्र क्यों लेते हैं, क्योंकि सौर जो है उसकी तन्यता बहुत ज्यादा होती है। तन्यता मतलब क्या है, उसको हम काफी पतला बना सकते हैं, तार की तरह बना सकते हैं, ठीक है। या ब्रिटलिटी बहुत कम होती है, वो जल्दी टूटता नहीं है। ब्रिटलिटी मतलब वो तो मैं क्या बोलते हैं, चलो ब्रिटलिटी का मीनिंग मैं बताऊंगा, वो काफी कम होती है, ठीक है। उसको से आप हैमर से मारते हो तो ब्रेक नहीं होता है, जैसे जो कांच होता है उसका आप हैमर से मारते हो तो क्या टूट जाता है। लेकिन जो गोल्ड होता है उसमें सबसे ज्यादा ब्रिटलिटी होती है, ये बोलते हैं। जो हमारे पास आसपास जो भी वस्तुएं हैं उसमें सबसे ज्यादा जो ब्रिटलिटी होती है वो सोने की होती है। इसलिए तो जितने भी आपके आभूषण बनते हैं, गहने बनते हैं, वो सोने के ही बनाए जाते हैं, ठीक है। उसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है, ठीक है। एल्युमिनियम की भी हो सकती है, कोई भी कंडक्ट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब ऐसे क्या कहते बिहेव करेंगे, क्योंकि अब ये काफी हल्की बन सकती हैं गोल्ड वाली लीफ, इसलिए आप गोल्ड लीफ लेते हो तो काफी अच्छा वर्क करता है, उससे वो काफी उसकी बोलने क्या कहते हैं सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वो छोटे छोटे चार्ज को सेंस कर सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, ठीक है। आवेशों के मूल गुणधर्म। मेरी राइटिंग थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा नया नया मैं स्टार्ट लिखा हूँ, दिक्कत होती है थोड़ी सी, तो राइटिंग आप समझने की कोशिश करिए। आवेशों के मूलभूत गुणधर्म क्या है, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन राइट कर दी। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डेफिनेशन यहाँ से वीडियो पॉज करिए, डेफिनेशन नोट करके अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। वो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए।
तो आवेशों के मूलभूत गुणधर्म क्या होते हैं? तो मैंने 3 गुण बताए थे आपको। एक तो योज्यता का नियम। अब देखो सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू होता है Q/D। अब जो आवेश है, आवेश, करंट और समय, ये तीनों कैसी क्वांटिटी है? अदिश राशियां हैं। जैसे आपको पता होगा सदिश राशि किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमको उनके मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें बोलते हैं सदिश राशि। अब अगर हमको सिर्फ मान की आवश्यकता है उसको व्यक्त करने के लिए, मान मतलब उसके परिमाण की आवश्यकता है व्यक्त करने के लिए, तो ऐसी क्वांटिटी बोलते हैं अदिश राशि। तो यहाँ पे जो आपका आवेश होता है वो एक अदिश राशि होती है, ठीक है। तो अगर अदिश राशि है तो सिंपल क्या होगा? बीज गणितीय योग को फॉलो करेगा। तो सदिश राशि जो होती है वो वेक्टर रूल फॉलो करती है, वेक्टर नियम से ऐड और सबट्रैक्ट होती है। लेकिन जो अदिश राशियां होती हैं वो सिंपल अलजेब्रिक रूल जो होता है, बीज गणितीय रूल को फॉलो करते हुए ऐड और सबट्रैक्ट होते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि योज्यता का नियम क्या है कि आवेश जो होता है द्रव्यमान के भांति एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, आदेश कर लेते हैं इसको, अदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए हम बीज गणितीय योग का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अगर आपको एक बॉडी है, जैसे आप एग्जांपल में दिया है कि माना किसी निकाय पर, जैसे निकाय मान लीजिए निकाय हो गया आपके पास, इसके पास -2 माइक्रोकूलम है, यहाँ से आ गया +2 माइक्रोकूलम और यहाँ से आ गया 4 माइक्रोकूलम। तो बस आपको क्या करना है, इसको अलजेब्रिक सम करना है, जो बीज गणितीय योग, मतलब इनका जो चिन्ह है चिन्ह के साथ रख दो अब इसको। तो -2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम और प्लस का 4 माइक्रोकूलम, तो ये देखो इससे कट जाएगा तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोकूलम बचेगा इसके ऊपर। ये सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होगा। मैं मान के चलो क्लियर है आपको, ठीक है। तो आवेश की जो मूलभूत गुणधर्म में पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। और आवेशों की योज्यता से सिंपल मतलब क्या है कि किसी भी निकाय पे अगर आप कुल आवेश, टोटल आवेश फाइंड करना चाहते हैं तो उनका क्या कर लीजिए, आप बीज गणितीय योग कर लीजिए, आपको टोटल आवेश मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं आवेश संरक्षण, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन भी बच्चों को बहुत रहती है। तो पहले मैं डिफिनेशन पढ़ता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश हमेशा कैसा होगा? संरक्षित। यहाँ पे ये नाम जो है, ये नाम आप खास करके ध्यान रखिएगा, कुल लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी से पूरी डिफिनेशन समझ में आएगी आपको कि कुल आवेश जो होता है कैसा होता है? हमेशा संरक्षित रहेगा, अर्थात आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अब इसी बात को समझो, यहाँ पे ये चीज जो है, ठीक है, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है बच्चों में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ एकांक चार्ज या एकलौता चार्ज, एकलौता आवेश, ठीक है, या सिंगल, ठीक है, इसको हम सिंगल भी बोल सकते हैं कि सिंगल आवेश, ठीक है, एक आवेश ना तो उत्पन्न कर सकता है ना ही नष्ट कर सकता है, ठीक है। हमेशा आवेश जो होता है पेयर में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आपको ये कहा गया कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, तो आपको अपने आप को कहेंगे अरे मैंने तो आवेश को उत्पन्न किया हुआ है। आपने कहा कैसे किया? तो आपने कहा स्केल को जब पेयर पे रब करते हैं तो स्केल आवेशित हो जाती है, ठीक है। आपका सिंपल सा ये आपका आर्गुमेंट हो सकता है कि सर हम स्केल को जब घेर पे रब करते हैं तो स्केल तो आवेशित हो जाती है, तो हमने तो आवेश को उत्पन्न कर लिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगल या इकलौता, ठीक है, या एकांक, ठीक है। आप एकांक मतलब एक चार्ज, आप चाहे कि एक वस्तु आवेशित हो जाए, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे जब आपने स्केल को हेयर पे रब किया तो आपके हेयर, स्केल के साथ साथ आपकी हेयर भी आवेशित हुई। जितना आपके स्केल पे पॉजिटिव चार्ज आया होगा उतना ही आपके हेयर पे नेगेटिव चार्ज गया होगा। तो टोटल चार्ज कैसा है? अभी तो जीरो ही है। तो वही इसने ऊपर लिखा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला कुल आवेश जो होगा, टोटल आवेश जो है वो कैसा होगा? संरक्षित होगा। मतलब आप सिंगल चार्ज ना तो प्रोड्यूस कर पाएंगे, सिंगल आवेश ना तो प्रोड्यूस कर पाएंगे, जनरेट कर पाएंगे, ना ही सिंगल चार्ज को आप नष्ट कर पाएंगे, ठीक है। ना ही आप एक ही चार्ज को, मतलब एक तरीके के चार्ज को आप उत्पन्न कर पाएंगे, ना ही एक तरीके के चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो सिंपल क्या है कि ना तो हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट। अब से बच्चों को जैसे संरक्षण का नियम ऐसा याद होता है कि वस्तु ना तो बढ़ाई जा सकती है ना तो नष्ट की जा सकती है, ठीक है। तो अक्सर लोग यही बोल देते हैं और ये डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, तो इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये समझें कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एकांक चार्ज, ठीक है, एकांक चार्ज ना तो प्रोड्यूस हो सकता है ना तो उत्पन्न हो सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। ये डिफिनेशन यहाँ से आप देख सकिएगा। चार्ज से क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा यहाँ पे दिया हुआ, ये आप रीड करिएगा। मेरे ख्याल से आवेश संरक्षण भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल सी बात कर रहा है कि जो टोटल आवेश है किसी सिस्टम पे, किसी निकाय पे, वो कैसा होगा? हमेशा संरक्षित होगा,
मतलब चार्ज को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक खास बात ध्यान रखिएगा, अगर डिफिनीशन आपके एग्जाम में राइट करने को आती है तो आप लिखिएगा इकलौता चार्ज ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे आप ये चाहो कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब एक प्रोटॉन से मिलेगा तब डिस्चार्ज होगा, अकेले डिस्चार्ज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब अकेले मतलब खत्म नहीं होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलेगा, जैसे सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक प्रोटॉन से मिला दिया तो यहाँ पे क्या होने वाला है वो ध्यान दीजिएगा आप। ये यहाँ से ये कुछ एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है, गामा वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से कुछ एनर्जी बन जाएगी। आप देखते हो ना कि जब भी क्या कहते हैं दो वायर एक दूसरे से मिलते हैं तो एक में पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब दोनों आपस में मीट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है स्पार्किंग होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ऐसा ही कुछ वहाँ पे फिनोमेना देखने को मिलेगा जब ये डिस्ट्रॉय होंगे तो, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखा, मैंने क्या कहा है कि इकलौता चार्ज ना तो उत्पन्न होगा ना ही खत्म होगा ना ही नष्ट होगा। पेयर में आप चार्ज को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ठीक है, जोड़े में आप चार्ज को बना भी सकते हैं, जोड़े में चार्ज को आप नष्ट भी कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आवेश के क्वांटमीकरण की बात करते हैं। ये जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है, ठीक है। क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? तो क्वांटमीकरण क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जब आपके पास कोई वस्तु है, ठीक है, वो किसी स्मॉल वस्तु से मिल के बनी, जैसे सिंपल सी बात है जो भी वस्तुएं बनती हैं उनको बनने के लिए क्या होता है, अभी घर बनता है तो घर में एक ईंट लगती है, ठीक है, पूरा घर खड़ा होता है तो ईंट से खड़ा होता है। तो अब ये बोल सकते हैं घर जो है वो इन ईंट के गुणज है, मतलब उसमें जो टोटल दीवार बनी है वो दीवार कैसे बनी होगी, इन ईंट को एक ईंट दो ईंट तीन ईंट चार ईंट मिलकर तो बनी होगी पूरी दीवार। लेकिन हम देखते हैं कि कभी कभी क्या कहते हैं ईंट को बीच से तोड़ के भी लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्वांटमीकरण में वो तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। जैसे क्या है कि अगर आपको कोई ऐसी वस्तु मिलती है जिसका एक स्मॉलेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो वस्तु उस स्मॉलेस्ट वैल्यू का क्या है मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं क्वांटमीकरण बोलते हैं। तो मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूँ, यहाँ से आपको चीजें और क्लियर होंगी। किसी भी आवेशित वस्तु पे जो आवेश होगा, ठीक है, वह न्यूनतम आवेश का एक पूर्ण गुणक होगा। मतलब सिंपल कहने का मतलब है अगर हमने कहा कि ये आपके पास एक वस्तु है इस पे आवेश है तो आपने कहा इस पे क्यू आवेश है, तो हमने कहा हाँ हो सकता है क्यू आवेश, लेकिन ये जो क्यू की वैल्यू होगी वो n टाइम्स ही होगी। n मतलब पूर्णांक, एक पूर्ण संख्या यहाँ पे होगी। मतलब या तो यहाँ पे चार्ज होगा वो e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, ऐसे होगा, या माइनस e होगा माइनस 2e होगा माइनस 3e होगा माइनस 4e होगा, ठीक है। कभी भी आपके पास 2/3 नहीं आएगा, 1/3 नहीं आएगा, ठीक है। तो क्वांटमीकरण का मतलब क्या है कि जो आवेश है वो एक न्यूनतम है आवेश। न्यूनतम आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है पूर्ण गुणक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, के रूप में ही हो सकता है। ये सिंपल कहने का मतलब है, ठीक है। आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं कर सकता। जैसे आप चाहो कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको ब्रेक करके आप 1/3 इलेक्ट्रॉन अलग कर लो, 2/3 इलेक्ट्रॉन अलग कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। ये ऐसे बोल रहे हैं कि जो न्यूनतम स्थानांतरित आवेश है वो क्या है 1 कूलम का है। तो आवेश के क्वांटीकरण का मतलब क्या है कि Q की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा n टाइम्स E होती है और n यहाँ पे क्या है पूर्णांक है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, मान के चलता हूँ n जो है वो क्या है तो Q = NE। ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अगर आप किसी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करना, हम चाहते हैं कि हमारे पास ये बॉडी है इस पे कितना चार्ज आ जाए 1 कूलम माइनस 1 कूलम, ये 1 कूलम मान लो, तो इससे हमको कितने इलेक्ट्रॉन जो है निकालने पड़ेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी टू मेक इट्स चार्ज 1 कूलम। मतलब 1 कूलम का चार्ज इस बॉडी पे लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ये निकालना। तो कैसे निकालेंगे 1 कूलम इक्वल कितना हो जाएगा, मानेंगे n इलेक्ट्रॉन निकालना है तो n ही हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कूलम अपॉन E। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 कूलम और E की वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। अभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 0.625 × 10⁻19 आता है और 6.25 × 10⁻18 इसकी वैल्यू आती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये पूर्ण संख्या है यहाँ पे,
मतलब बहुत ही लार्ज अमाउंट में चार्ज मिल के आपका बल्ब गुलाम बनाता है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से निकाले जाएंगे तो फिर वो बल्ब गुलाम चार्ज होगा। अब ये देखो ये पढ़ने में नहीं आ रहा, 6.25 है इंटू 10 टू द पावर 18 है, ठीक है। मतलब लार्ज अमाउंट का चार्ज, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके बल्ब गुलाम को चार्ज बनाते हैं। ये भी काफी ध्यान रखने की बात है, ठीक है। और ये चाहो तो याद भी कर लो कि एक्स्ट्रा से कुछ ना ऑब्जेक्टिव में आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यही पे क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैक्यूम स्टेट बचा हुआ है, वैक्यूम स्टेट का डिस्कशन मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।